गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि रिलायंस ने विकसित की आरटीपीसी किट। रिलायंस ने आरटीपीसी पीसीटी किट जो है वो विकसित की है। अब 2 घंटे में मिल सकेगा हमको कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट। रिलायंस लाइफ साइंसेस ने ऐसी आरटी पीसीआर किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम देगी। मौजूदा समय में आरटी-पीसीआर किट से कोविड-19 की जांच के परिणाम में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर रिलायंस लाइफ साइंसेस ने ऐसी आरटी-पीसीआर किट की यहाँ पे विकसित किया है जिससे कि हमको कोविड-19 का जो टेस्ट है वो मात्र 2 घंटों में मिल जाएगा। इसमें प्रयोगशाला में वास्तविक समय में कोरोना में मौजूद न्यूक्लिक अम्ल की पहचान की जाती है। चलिए हमको यहाँ पे काम की चीज़ क्या मिल गई कि भाई जो आरटी-पीसीआर किट जो होती है जिससे हम कोविड-19 का टेस्ट करते हैं, इसमें एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे हम मौजूदा न्यूक्लिक अम्ल की पहचान करते हैं। रिलायंस लाइफ साइंसेस के संस्थापक की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है। वैज्ञानिकों ने भारत में कोरोना वायरस से 100 से अधिक जीनोम अनुक्रम का विश्लेषण करने के बाद यह आरटी-पीसीआर किट तैयार की है। तो चलिए ये तो हमने देख लिया। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर किट को सबसे सही माना जाता है। सूत्रों की बता दें कि रिलायंस के वैज्ञानिकों ने इसे आर ग्रीन किट नाम दिया है। तो यहाँ पे हमको एक नई चीज जानने को मिल गई कि रिलायंस ने जो आरटी-पीसीआर किट जो बनाई है उसका नाम क्या है, आर ग्रीन है। तो अब मार्केट में जो है ये आर ग्रीन के नाम से आएगी। संतोषजनक प्रदर्शन के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको आईसीएमआर भी बोला जाता है, से इसे तकनीकी मान्यता मिल गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह किट कोरोना वायरस के ई जीन, आर जीन और आरडीआरपी जीन को पकड़ सकती है। आईसीएमआर की जांच के अनुसार यह 98.7% संवेदनशीलता और 98.8% विशेषज्ञता को दिखाती है। कंपनी में जांच करने वाले शोध वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इससे जांच के परिणाम आने वाला जो अनुमानित समय जो है वो 2 घंटे रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको काम काम की चीज़ें क्या क्या मिल गई भाई, कि यहाँ पे इसका जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी जो है वो 98.7 है, और जो रिजल्ट की विशेषज्ञता है वो 98.8 रहने वाली है। और साथ ही साथ में इसको आईसीएमआर से मान्यता मिल गई है। चलिए अब देख लेते हैं 8 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, जिनको हम एक एक करके जानेंगे। 8 अक्टूबर के दिन 1871 में 1871 में आज के ही दिन अमेरिका के शिकागो शहर में भयंकर आग लगी थी। कहा जाता है कि शिकागो के एक परिवार पैट्रिक और कैथरीन ओलियरी की गाय से बाड़े में उनके पास रखी लालटेन को ठोकर लगी और उससे आग लग गई थी। ये भयंकर आग थी, इसमें बहुत से लोग मारे भी गए थे। चलिए इसके बाद 8 अक्टूबर को ही 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 1936 में लेखक प्रेमचंद जी का निधन हुआ था। आप प्रेमचंद जी के बारे में जानते ही होंगे, आपने इनकी कहानियां जरूर पढ़ी होंगी, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियां ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अपने हिंदी की जो हिंदी विषय अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रेमचंद की कहानियां ना पढ़ी, उनके नाटक ना पढ़े हो। तो इस दिन 1936 को प्रेमचंद जी का निधन हुआ था। सन 2003 में हॉलीवुड के नामचीनी अदाकारों में से एक, टर्मिनेटर जैसी हिट फिल्मों के नायक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक अपने आप में बहुत फेमस बॉडी बिल्डर भी रहे, और टर्मिनेटर मूवी जैसी और भी कुछ अच्छी मूवियां थी उसमें ये कलाकार हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर को उनके कार्यकाल पूरा होने के 3 साल पहले हुए चुनाव में इन्होंने हरा दिया था। सन 2005 में इसी दिन उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर के इलाकों को एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप ने हिला के रख दिया था। यह जो भूकंप है वो रिएक्टर स्केल पर 7.9 पैमाने का था। इस भूकंप का केंद्र जो था पाकिस्तान और राजधानी इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ था, और इसमें मरने वालों की संख्या
63,000 थी। बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई थी। 63,000 लगभग लोग मारे गए थे। 2005 में एक भयंकर भूकंप आया था 8 अक्टूबर के दिन। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया यहाँ पे 8 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। अब वापस आ जाते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, पंजाब, झारखंड या फिर गुजरात। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है गुजरात। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात और उत्तर प्रदेश को पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्वच्छ भारत जो है 2020 का जो पुरस्कार है वो गुजरात को मिला है 1 नंबर, और दूसरा मिला है हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश को। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत 3 मिशन शुरू किए थे। सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। वहीं उज्जैन जिले के खाचरौद ब्लॉक को प्रथम पुरस्कार मिला है। तमिलनाडु के चिन्नानूर गांव को प्रथम ग्राम पंचायत स्तर का शीर्ष पुरस्कार यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें देख ली। यहाँ पर जो केंद्र सरकार है 3 कैटेगरी के मिशन चलाती है, स्वच्छ सुंदर, सामुदायिक शौचालय अभियान और साथ ही साथ में गंदगी मुक्त भारत। ये 3 मिशन चलाती हैं। ये अलग अलग कैटेगरी हैं, इनमें यहाँ पे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो मेन पुरस्कार जो है स्वच्छ भारत का वो गुजरात को मिला 1 नंबर, और दूसरे नंबर पे थे हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया गया था? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? ऑप्शन है अटल सुरंग, श्यामा सुरंग, जवाहर सुरंग या फिर पीर पंजाल रेल सुरंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है अटल सुरंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किया। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्गीय सुरंग है। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी जो है वो लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौर स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है? चलिए यहाँ पे आप आईपीएल तो देख ही रहे होंगे, ठीक है? तो अगर आप आईपीएल देख रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सुरेश रैना को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। अभी यहाँ पे 194 हैं, और हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि आईपीएल जो है लगातार चल रहा है। चलिए ऑप्शन है आपके पास महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चाहर, शिखर धवन या फिर श्रेयस अय्यर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? चलिए इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी जी। महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अपने आईपीएल टीम चेन्नई टीम के साथी खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया। धोनी के नाम अब आईपीएल में 194 अब 195 हो गए हैं। सुरेश रैना ने अब तक कुल 193 मैच खेले और 5,368 रन बनाए। चेन्नई टीम 3 बार साल 2010, 2011 और 2018 में आईपीएल खिताब जीत चुकी है। एक ही टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने बेंगलोर टीम के लिए 118 मैच खेले थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नासा ने भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है? ऑप्शन है आपके पास सुनीता विलियम, कल्पना चावला,
राकेश शर्मा या फिर रवीश मल्होत्रा? भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान का नाम का एक जो यान है वो लॉन्च किया है नासा ने? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है कल्पना चावला। नासा ने भारतीय मूल की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इस अंतरिक्ष यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 टन कार्गो का परिवहन किया है। इस अंतरिक्ष यान का निर्माण एक वर्जीनियन बेस्ड कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमेन द्वारा किया गया है। यह एक एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे। दो, इसके पहले दो हैं जो वो 5000 रन पूरे कर चुके हैं। यहाँ पे तीसरे बल्लेबाज की बात करी जा रही है कि तीसरे बल्लेबाज वो कौन है जिसने यहाँ पे 5000 रन पूरे किए। ऑप्शन है आपके पास अबांती रायडू, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे या फिर मोहम्मद शमी। चलिए आंसर दीजिए इसका कमेंट में क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा के अलावा ऐसा कारनामा विराट कोहली, सुरेश रैना ने किया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली हैं। बेंगलोर टीम के कप्तान विराट कोहली ने 5430 रन बनाए। सुरेश रैना ने 193 मैच के साथ में 182 पारियों में 5368 रन बनाए। रोहित शर्मा 192 मैच में 5000 रन पूरे किए हैं अभी इन्होंने हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंध की घोषणा की है? चलिए यहाँ पे अमेरिका ने लगातार प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस देश के व्यक्तियों के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके पास उत्तर अमेरिका, इराक, तुर्की या फिर सीरिया। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के व्यक्तियों के लिए प्रतिबंध लगाया है? चलिए इसका आंसर है सीरिया। अमेरिका ने 30 सितंबर 2020 को युद्धग्रस्त सीरिया पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। इन प्रतिबंधों के लिए सूचीबद्ध मुख्य संस्थानें दूरसंचार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी उद्योग और सीरियाई सेना के कुछ भाग में काम कर रही सीरियाई कंपनियां हैं। इसने सीरियाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर हजेम यूनिस करफॉल और सीरियाई जनरल इंटेलिजेंस निदेशालय के मुख्य हुसम मोहम्मद लुका जैसे लोगों को निशाना बनाया है। तो यहाँ पर अमेरिका ने सीरिया के कुछ जो देश सीरिया देश के कुछ व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पे मुख्य संस्थान दूरसंचार से, पर्यटन से, प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए और सीरियाई सेना से कुछ भाग काम कर रहे सीरियाई कंपनी के लोग हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे सेंट्रल बैंक के गवर्नर हजेम यूनिस करफॉल और सीरिया जनरल इंटेलिजेंस निदेशक के प्रमुख हुसन मोहम्मद लुका जैसे लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? चलिए तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसरो 2025 में किस ग्रह की तरफ देख रहा है, किस ग्रह की तरफ मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। ऑप्शन है आपके पास मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और शुक्र ग्रह। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। किस मिशन की तरफ देख रहा है ये? क्योंकि भाई मंगल की तरफ तो हम जा चुके हैं, तैयारी हमारी और आगे तक बढ़ रही है क्योंकि हम यहाँ पे मंगल ग्रह की तरफ चल रहे हैं। बृहस्पति बहुत दूर है, शनि भी बहुत दूर है, तो बचा कौन? हमारा शुक्र बचता है। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए? शुक्र ही होना चाहिए क्योंकि शुक्र जो है वो धरती के बहुत पास में है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन इसरो साल 2025 में अपने मिशन वीनस शुक्र ग्रह अभियान लॉन्च करेगा जिसमें फ्रांस भी हिस्सेदारी करेगा। यह उपकरण रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस और लिटमस एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरीज ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। CNES ने यह भी कहा कि पहली बार कोई भारतीय खोजी मिशन फ्रांसीसी पेलोड भी अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। तो यहाँ पर हम रशिया के साथ मिलकर एक संयुक्त मिशन करने वाले हैं 2025 में। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुशल
कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर दिल्ली। किस भारतीय राज्य सरकार की कौन से राज्य सरकार की प्रशंसा की है WHO ने? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है उड़ीसा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उड़ीसा राज्य के चक्रवात अम्फान और प्रवासियों की समस्या के बीच फंसे होने के बाद भी कोविड-19 के कुशल प्रबंधन के लिए उड़ीसा सरकार की प्रशंसा की। अभी यहाँ पे आपने जानते होंगे कि रिसेंट में ही एक चक्रवात आया था अम्फान करके, अम्फान आया था और उसी समय हमारा कोविड तो चल ही रहा है। तो इसको देखते हुए एक इतना भयंकर चक्रवात तूफान आने के बाद और प्रवासियों की समस्या को सॉल्व करने के साथ साथ वो कोविड-19 के कुशल प्रबंधन को भी देख रहे थे। इसको देखते हुए WHO ने उड़ीसा सरकार की प्रशंसा की कि भाई आपने यहाँ पे कोविड-19 को मैनेज किया इस एक इतनी बड़ी त्रासदी के साथ साथ। रिपोर्टों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित प्रतिक्रिया रणनीति के सहयोग से प्रभावी राज्य शासन के नियम में लचीलेपन लाया, जिससे वायरस के प्रसार को रोकने के में मदद भी यहाँ पे मिली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत ने औषधियों में निर्माण होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल किस देश से कथित डंपिंग की जांच कर दी। यहाँ पे भारत ने कच्चा माल जो है दवाइयों बनने के लिए जो यूज किया जाता है सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेरॉल। चलिए यहाँ पे हमको एक काम की चीज क्या मिल गई भाई, यहाँ पे कि जो दवाइयों को इस्तेमाल करने के लिए सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेरॉल जो है इसको कथित डोपिंग के लिए जांच के लिए भेजा गया है। ऑप्शन है आपके पास जापान, चीन, नेपाल या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है चीन। भारत ने औषधियों के इस्तेमाल में होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेरॉल की चीन से कथित डंपिंग की शुरुआत कर दी है, जांच की शुरुआत कर दी है। यह कदम घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर उठाया गया है। नेक्टर लाइफ साइंसेस एंड स्टेरल इंडिया ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशक, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में DGTR, के समक्ष आवेदन देकर डंपिंग की जांच शुरू करने के लिए आग्रह किया था। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिली कि भाई हमारे भारत की ही कंपनी ने इसके ऊपर उंगली उठाई थी कि भाई इनकी जांच करनी चाहिए। तो इसको देखते हुए जो हमारी जो रेगुलेटरी है उसने जांच के आदेश दिए। यहाँ पर सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल रसायन या कच्चा माल है जिसका उपयोग पेटों के अंदर संक्रमण, त्वचा संक्रमण और श्वसन संबंधी संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। ऑप्शन है आपके पास झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर असम। चलिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि देश को एक अच्छे फिल्म सिटी की दरकार है और उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार भी है। फिल्म सिटी के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन चिन्हित भी की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि इस दिशा में जल्दी ही कार्ययोजना की तैयारी भी की जा रही है। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे ये तो हमने देख लिया, यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। अब हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी जानेंगे, इसी से ही हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे वैश्विक AI शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर एक ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सामाजिक परिवर्तन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर को शाम 7 बजे मेगा वर्चुअल समिट का उद्घाटन करेंगे। ऑनलाइन होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग संयुक्त रूप से कर रहा है। दरअसल सामाजिक सशक्तिकरण के लिए
जवाबदेह एआई 2020 विषय पर आयोजित ये सम्मेलन वैश्विक होगा। इस सम्मेलन में सामाजिक बदलाव, समावेश और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सशक्तिकरण को विचार किया जाएगा। मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसके क्या हैं। इस सम्मेलन में एआई पर शोध, नीति, नव प्रवर्तन से जुड़े प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भाग लेंगे। राइज 2020 का आयोजन 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक होगा। इसमें महामारी से निपटने की तैयारी में एआई का उपयोग, समावेशी एआई और सफल नव प्रवर्तन के लिए भागीदारी जैसे विषयों पर विशेषज्ञ अपनी बात रखेंगे और चर्चा होगी। वही उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि एआई 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 1957 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। अब तक शिक्षाविदों के 38,700 से अधिक हितधारकों, 125 देशों के अनुसंधान उद्योग और सरकारों के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन के लिए पंजीयन किया है। उद्योग के विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि शिखर सम्मेलन 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 957 बिलियन डॉलर से अधिक राशि जोड़ेगा। चलिए ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं भारतीय युवा उदित सिंघल यूएन की 2020 क्लास ऑफ 11 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किए गए हैं। भारतीय युवा उदित सिंघल को संयुक्त राष्ट्र की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया है। दरअसल दिल्ली में कांच के कबाड़ से भी लोग के लिए एक सिरदर्द पैदा हो जाता है कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसको देखते हुए ऐसे में इस समस्या से निदान दिलाने के लिए 18 वर्षीय उदित सिंघल ने कांच से रेत बनाने की मुहिम चलाकर मिसाल पेश की और उदित के कार्य को सराहते हुए संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें विश्व के 17 युवा प्रणेताओं की सूची में भी शामिल किया। तो यहाँ पे उदित सिंघल जी हैं, फेमस क्यों हुए भाई? इन्होंने क्या किया, कांच का उपयोग करके हम रेत बनाएंगे। उन्होंने इसको लेके बढ़ावा दिया और यहाँ पे इसको मुहिम चलाई कि भाई हमको जो अननेसेसरी जो हम कचरा फेंक देते हैं कांच का, उसका हमको यूज करना है और उसका हम रेत बनाएंगे। 2 साल पहले उदित ने घरेलू कांच के कचरे का निस्तारीकरण करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम शुरू की। मुहिम को उन्होंने तेजी से बढ़ाया और अब लगभग 65 लोगों की मदद से अब तक 8,000 बोतलों को करीब 5 टन रेत में तब्दील कर चुके हैं। यहाँ पे 8,000 बोतलों से ये 5 टन रेत बना चुके हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्विज। आने वाले समय में हम और फिर ऐसे ही हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।